केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 7। हमने पिछले क्लास में ऑर्बिटल एनालिसिस देख लिए थे और अब हम स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि I इक्वल्स टू अगर इंटीजर है तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, I इक्वल्स टू अगर फ्रैक्शन है तो नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, और I इक्वल्स टू माइनस इन्फिनेटिव या अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। ये इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता है, ये नॉट मिक्सिंग का केस होता है। क्योंकि माइनस इन्फिनेटिव नॉट रियल नंबर है तो इसमें मिक्सिंग नहीं होता है, और इसी टाइप के मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो ने ड्रैगस मॉलिक्यूल बताया था। अब हम देखते हैं आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। हमने ऑर्बिटल एनालिसिस में मैथमेटिकल जिस चीज को प्रूव किया, हम इसको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली इसको देखेंगे। अब आइडियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अगर हम मेथड में देखें तो इसमें जो 2s में, क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक्साइटेड है तो इसके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2s को भी p की जरूरत होती है, p को हालांकि ज़्यादा जरूरत होती है s की, क्योंकि इसे एनर्जी भी लो करना है, साथ में स्टेरिक रिपल्सन भी कम करना है। तो इसमें दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। उसके बाद पहले मिक्सिंग होता है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन आकर जुड़ते हैं, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हमने देखा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अगर हम देखें अमोनिया में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो कि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और p में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अमोनिया में प्रेजेंट लोन पेयर s ऑर्बिटल में होने के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, और ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहता, ये p ऑर्बिटल से मिक्स नहीं होना चाहता। कारण क्या है, एक तो इसे अपने लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों मिक्स हुए ऑर्बिटल के एनर्जी के बीच में रहता है। क्योंकि s ऑर्बिटल लो एनर्जी में है तो उसे एनर्जी हाई अपनी करनी पड़ेगी, और दूसरा जब ये हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा तो इसकी जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रहेगी वो भी कम हो जाएगी। इसलिए s जो है p के साथ मिक्स होना नहीं चाहेगा, s में प्रेजेंट लोन पेयर p में मिक्स होना नहीं चाहेगा, लेकिन p को s की ज़रूरत है। यहाँ p को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर उसका स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और इसे अपनी एनर्जी भी लो करनी है, मतलब कि वो अपना एनर्जी भी लो करना चाहता है और स्टेरिक रिपल्सन भी। पर हम जानते हैं कि एनर्जी मेजर फैक्टर नहीं है, यहाँ पर s को बॉन्ड नहीं बनाना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। पर यहाँ पर p को स्टेरिक स्टेबलाइजेशन चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि s तो मिक्स होना नहीं चाहता रहता, लेकिन s को तो रहना p के साथ उसी मॉलिक्यूल में है। मतलब अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा स्टेरिक रिपल्सन से तो लोन पेयर भी अनस्टेबल होगा, इसलिए लोन पेयर मजबूरी में इसके साथ पार्टिसिपेट करता है और बोलता है थोड़ा सा s करेक्टर ले जा, थोड़ा सा विटामिन s देता है, और इसको मिक्स होकर हाइब्रिडाइज करके फिर ये हाइब्रिडाइजेशन बनाकर इसमें परसेंट s करेक्टर p में देता है। क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट में परसेंट s दे रहा है लोन पेयर, तो यहाँ पर परसेंट s दोनों में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर परसेंट s अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नॉन आइडियल हो जाएगा। यहाँ पर ऑल ऑर्बिटल में परसेंट s इक्वल नहीं है, आधे जो 3 sp3 में p कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एक sp3 में s कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए हमने मेथड में देखा है कि उसमें सारे बॉन्ड बराबर आइडेंटिकल हैं और उसमें थीटा सब में बराबर बटेगा, क्योंकि परसेंटेज सब में बराबर है
तो उसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, क्योंकि परसेंटेज सब में ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल इसमें ज़्यादा रहता है। लेकिन अमोनिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो एस पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था मजबूरी में पार्टिसिपेट करता है, इस कारण इसमें 3 sp3 में पी कैरेक्टर ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर इसी कारण मेथेन से अमोनिया का थीटा कम होता है, मतलब बॉन्ड एंगल कम होता है, और परसेंट एस भी इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कम रहते हैं, लोन पेयर में चले जाते हैं इसके मैक्सिमम एस कैरेक्टर। और यहाँ पर अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 अंश होता है। हमने आइडियल नॉन आइडियल देख लिया, अब थर्ड है अनहाइब्रिडाइज्ड। हम देखते हैं कि फास्फोरस जो है उसका एस कैरेक्टर उसके पी को जरूरत नहीं होता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन से हम जब नीचे जाते हैं उसके ग्रुप में तो फास्फोरस प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि उसका भी नाइट्रोजन की तरह एस में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि लोन पेयर 1 और पी में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है पी ऑर्बिटल, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण इसमें स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है। और ये बिना एस कैरेक्टर के भी, मतलब कि इसमें न ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जरूरत है, क्योंकि एस तो मिक्स होना चाहता ही नहीं है, पर पी भी अब मिक्स नहीं होना चाहता, क्योंकि इसको अब ना ही स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। अब जुड़े वाले हाइड्रोजन बड़े बड़े तो नहीं है, छोटे हैं, तो वो कहीं पर भी जाकर अटैच हो सकते हैं। तो हम इस प्रकार के मॉलिक्यूल जहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होता है, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को ही ट्रेगोस मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स कुछ क्राइटेरियाज हैं कि जो मॉलिक्यूल है सेंट्रल एटम का साइज थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, और बाजू में जुड़ने वाला जो एटम है उसका साइज छोटा होना चाहिए। हम जानते हैं छोटा कब होगा, जबकि वो सेकंड पीरियड का होगा। सेकंड पीरियड का होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन जितने भी फ्लोरीन है सेकंड पीरियड के, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रखते हैं, जो कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, साइज कम हो जाएगा थर्ड पीरियड के एटम का। इसलिए ऐसा चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो। तो ऐसा केवल एकमात्र है हाइड्रोजन, मतलब कि थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम होना चाहिए और उसका साइज भी रिमेन रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा कैरेक्टर ओनली एक साइड एटम ला सकता है, वो हाइड्रोजन है। और इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही रहता है या उसके बराबर लगभग रहता है। ट्रेगोस मॉलिक्यूल की खासियत है, न इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन चाहिए न स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, इसलिए ये sp मिक्सिंग नहीं कराता है। तो हमने देखा आइडियल हाइब्रिडाइजेशन में sp मिक्सिंग होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक स्टेबलाइजेशन भी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। लेकिन नॉन आइडियल में केवल स्टेरिक स्टेबलाइजेशन चाहिए, न इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। और अनहाइब्रिडाइज्ड में sp मिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं चाहिए होता है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन चाहिए होता है। तो pf3 किस चीज का एग्जाम्पल होना चाहिए? pf3 होना हमको लगेगा कि नॉन हाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिडाइज का होना चाहिए, पर ये नॉन आइडियल का है। क्यों? अब देखिए, p तो थर्ड पीरियड का है और f सेकेंड पीरियड का है, लेकिन क्या होता है कि f जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कंटेन करता है। तो अगर वो कार्बन से भी उसके सीरीज से श्रृंखला से जुड़ता है, तो ये चौथे कार्बन तक अपना पॉजिटिव डेल पॉजिटिव थोड़े से मात्रा में पहुंचा सकता है। तो यह तो यहाँ पर डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हाई चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करके इसका साइज बहुत कम कर देंगे, जिसके कारण स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा लगेगा। इस कारण इसे स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत होगी, जिसके कारण एस के साथ मिक्सिंग करेगा और यहाँ पर नॉन आइडियल फॉर्म करेगा। तो हम
जैसे कि ड्रैगोस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ड्रैगोस मॉलिक्यूल में क्या चाहिए, सेंट्रल एटम लार्ज होना चाहिए, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होना चाहिए और इसको वो रिमेन करना चाहिए। यहाँ पर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। साइड एटम स्मॉल साइज का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन रखता है। और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होना चाहिए, और लोन पेयर बोरॉन कार्बन फैमिली में नहीं पाया जाता है, उनके ग्रुप में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज जो क्या है, छोटा है, इसलिए इसके नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। और ऑक्सीजन जो है ये भी छोटा होता है लेकिन लोन पेयर रखता है, फिर भी ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, लेकिन इसके नीचे सल्फर, सेलेनियम और टेलोनियम ये 2 हाइड्रोजन कंटेन करते हुए ड्रैगोस मॉलिक्यूल बनाएंगे। हम जानते हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H3 बॉन्ड नहीं बना सकता है इससे। चूप यहाँ जो H3 मॉलिक्यूल नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चार्ज कॉन्स्ट्रक्शन नहीं करवा पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर X3 नहीं बनेगा और ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेगा। केवल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सल्फर, सेलेनियम और टेलोनियम ही ड्रैगोस मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जहाँ पर बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है। ये तो हुआ स्टेरिक एनालिसिस। हम अब थर्ड देखते हैं एनर्जेटिक एनालिसिस या हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। यह हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम देखें कि S तो लो एनर्जी में रहता है और P हाई एनर्जी में, लेकिन इनका बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इन दोनों के बीच या ज़्यादा एनर्जी वाले के पास लगभग बनता है, उसके नीचे बनता है, तो S को एक अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करके अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और यही एनर्जी क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। इसमें हम कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी है। जो इस इन्वेस्टमेंट को करेगा उसका बॉन्ड एनर्जी बाद में बहुत बढ़ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा मतलब एनर्जी नहीं बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। बॉन्ड एनर्जी मतलब बढ़ेगा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे तो बॉन्ड S और P विदाउट मिक्सिंग भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन यह ठीक ठाक स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी खर्च करके, इन्वेस्ट करके अगर बॉन्ड बनाता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं भी करता है तो वो ठीक ठाक स्टेबल रहता है। मतलब कि यह एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखें कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट फिर कौन कर सकता है, तो ऐसा कर सकता, वही कर सकता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि इसकी जिसकी बॉन्ड एनर्जी पहले से ही बहुत ज़्यादा हो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी से, वो हाइब्रिडाइजेशन कर पाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन करके मतलब एटम ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन करवा कर और भी ज़्यादा अपनी बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज करके स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जिसके पास बॉन्ड एनर्जी हाइब्रिडेशन एनर्जी के लगभग बराबर या थोड़ा सा ही ज़्यादा या उससे कम हो, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा और लो बॉन्ड एनर्जी पहले से ही रहेगी और नॉट हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड एनर्जी लो के लो रहेगी। और हम जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें अमोनिया और फास्फोरस के हाइड्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स का, तो NH3 क्या होता है, क्योंकि N का साइज छोटा है तो हाइड्रोजन के साथ अच्छे से मिक्स हो पाएगा। इसकी साइज कम होने के कारण बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और इससे वो हाइब्रिडाइजेशन करवा पाएगा। तो इसमें बॉन्ड जो होगा बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, इसकी बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसको अगर थर्मली डिकम्पोज करना चाहे तो ये इजिली थर्मली डिकम्पोज भी नहीं होगा। पर अगर PH3 को देखें तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है और हाइड्रोजन इससे अगर जुड़ता है तो इससे
वो बॉन्ड तो फॉर्म कर लेगा लेकिन स्टेबल, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए थोड़ी सी ही नाम मात्र की इसको थर्मल एनर्जी दे दिया जाए तो ये इजिली डिकम्पोज हो जाता है। अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो क्योंकि हम जानते हैं कि लो एनर्जी से हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी तक की एनर्जी को हम हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम हायर एनर्जी लेवल के पास ही लगभग बनता है। तो अगर हम sp3d2 में अगर देखें तो अगर हमने ns, np और nd और sp3d2 की एनर्जी को देखना चाहें तो ns सबसे कम एनर्जी लेवल में रहेगा, फिर np रहेगा, फिर sp3d2 की एनर्जी रहेगी, फिर nd की एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी। अगर हम देखना चाहें sp, sp2, sp3, sp3d2, sp और d की एनर्जी को तो हम देखेंगे कि s की एनर्जी सबसे कम रहेगी, इसमें x कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर sp की, फिर sp2 की एनर्जी होगी, फिर sp3 की उससे भी ज़्यादा होगी, फिर उन सबसे ज़्यादा p की एनर्जी होगी। यहाँ पर हमने देखा है कि s और p से मिक्स होकर जितने बनने वाले की एनर्जी है वो p से कम है। अब हम देखेंगे कि उसके बाद sp3d2 की एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये d भी यहाँ पर मिक्स हुआ है तो यहाँ पर इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल d के पास बन रहा है और सबसे ज़्यादा एनर्जी d की होगी। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमने देखा। इसके आगे हम ड्रैगोस एम्पिरिकल रूल देखेंगे और आगे फर्दर बाकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।